नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज का मुद्दा है जो उत्तराखंड के युवाओं ने उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाया है। ज्यादातर युवाओं का यह कहना है कि आज उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की जरूरत है, हिमाचल के तर्ज पर, सिक्किम के तर्ज पर, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचा सके, हम अपनी कृषि भूमि को घटने से बचा सकें और जो हमारा हिमालय बेल्ट है जो बहुत ही संवेदनशील है और वहां पर जो बेतहाशा निर्माण हो रहा है वहां पर कुछ कमी आ जाए। कुल मिलाकर इन युवाओं को बड़े पैमाने पे समर्थन मिल रहा है और पहली बार देखने को मिल रहा है कि युवा एक मुद्दे पर एकजुट एकमुठ है। तो आइए इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है देवभूमि डायलॉग के मंच पे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि डायलॉग पे। और मेरे साथ विनय गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गरिमा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मैंने वो तर्क भी रखे कि युवा एक भू कानून लाने के पीछे तर्क क्या रख रहे हैं, आपका थॉट क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं इस पहल को बहुत सराहनीय पहल मानती हूँ। हमारा युवा जागरूक युवा है, साक्षर युवा है। उत्तराखंड साक्षरता लेवल में बहुत ऊंचाई पर है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे प्रदेश के जो जागरूक युवा हैं उन्होंने एक अलख जगाने का काम किया है और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दिशा में जो अलख उन्होंने जगाई है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। सख्त भू कानून होना चाहिए, ना सिर्फ हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, ना सिर्फ हमारी सभ्यता पर चोट ना पहुंचे इसलिए नहीं। हमने पृथक उत्तराखंड राज्य, हिमालयी राज्य इसलिए मांगा था कि हम कम से कम अपने युवाओं के लिए यहाँ की भूमि, यहाँ का जल, जंगल, जमीन जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे लोगों के लिए उसका उपयोग हो सके, वो उसका दोहन कर सकें, वो उससे लाभान्वित हो सकें। लेकिन आज देखने के लिए बिल्कुल उल्टा ही मिल रहा है। जो आंकड़े मेरे पास हैं वो कपा देने वाले हैं, क्योंकि हम जब राज्य बना था तो 8,31,227 हेक्टेयर हमारे पास कृषि भूमि थी, जो आज जो 3 श्रेणियों में थी, 5 से 10, 10 से 25 और 25 से ऊपर। आज हालात ये हैं कि राज्य की केवल 12% किसान परिवारों के कब्जे में कृषि भूमि है। बाकी बची हुई भूमि जो है वो कृषक आबादी भूमिहीन श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे कि 2018 में ये अध्यादेश लाया गया था मेरे ख्याल से, जिसमें कि बाहरी व्यक्ति को भूमि खरीद पर से पूरी तरह से रोक हटा दी गई थी। अब आप मुझे बताइए, सामरिक दृष्टि से जब हमारा प्रदेश इतना महत्वपूर्ण प्रदेश है, हम कैसे किसी आउटसाइडर को कहीं भी बस लेने दें, कुछ भी कार्यवाही कर लेने दें, कुछ भी गतिविधियां कर लेने दें? और वहीं थर्स्ट एरिया चुने गए थे और उस समय यह कहा गया था कि साहब अगर जो इन्वेस्टर समिट बुलाया गया था, जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा कि जब तक साहब आप अपना लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे हम आपके आने की सोच भी नहीं सकते। नहीं, हिमाचल देखिए करता है ना। हिमाचल का जो भू कानून है वो बहुत लचीला है और एक तरह से सख्त भी है। उन्होंने कहा है कि हम रेंट पे देंगे, हम आपको अपना कृषि भूमि तो नहीं देंगे, वो किसी कीमत पे कृषि भूमि अपनी नहीं देते, लेकिन अपनी कमर्शियल लैंड को वो रेंट पे देते हैं। और पहले वो 15 साल का कोई बाहरी व्यक्ति अगर किसी को हिमाचल में रहते रहते 15 साल हो जाएं तो वो उसको लैंड खरीदने देते थे वहां, लेकिन अब उन्होंने उसकी सीमा भी बढ़ाकर 30 साल कर दी। एक बाहरी व्यक्ति यानी कि गरिमा दसोनी अगर उत्तराखंड से हिमाचल में 30 साल से अधिक पीरियड के लिए रही हैं, तो वो अगर उसका सबूत दे देती हैं कि वो 30 साल से ऊपर के वक्त में हिमाचल में रह रही हैं, तो फिर आई एम अलाउड टू बाय अ लैंड। और कमर्शियल लैंड वो रेंट पे देते हैं। वो इस तरह से हमारे वहां। विनय गोयल जी, ज्यादातर युवाओं का ये भी कहना है जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल लाए गए थे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन्वेस्टर समिट हिमाचल प्रदेश ने भी किया था, लेकिन उसने अपने लैंड लॉज को अमेंड नहीं किया था और हमसे तो बहुत ज्यादा सख्त है उनके लैंड लॉज। उनका सेक्शन 118 किसी को जमीन खरीदने ही नहीं देता और उनका तो जो लैंड लॉ है वो 9 शेड्यूल में डाला गया है ताकि उसको जुडिशियल रिव्यू से भी दायरे से बाहर रख दिया गया। ये जो युवा डिमांड कर रहे हैं, आपकी पार्टी की सोच क्या है? पहले उत्तराखंड राज्य बन गया था और उससे पहले हमारे से पहले हिमाचल बन चुका था और उसने अपने लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए और वहां की परिस्थितियां उत्तराखंड की परिस्थितियों से भिन्न इस नाते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से विकास की भूख थी और जिस प्रकार से यहाँ हर विषय में हमें लखनऊ का मुंह देखना पड़ता था,
या दिल्ली का मुंह देखना पड़ता था और यहाँ का विकास प्रभावित हो रहा था। उसी के कारण से एक अलग राज्य की अवधारणा की गई थी और प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। जब अलग राज्य का निर्माण किया गया तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि जैसे कि हिमाचल में जो भू कानून था उसी के अनुरूप चूंकि हमारा एकदम लगा हुआ राज्य है तो यहाँ भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई और बाहर के लोग यहाँ भूमि न खरीद सके उस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन उसका अनुभव ये आया कि यहाँ जितना विकास होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा, हिमाचल जब राज्य बना तो उसके बहुत वर्षों बाद उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जब उत्तराखंड राज्य का, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो उत्तराखंड के युवा एक मजबूत भू कानून की डिमांड कर रहे हैं, क्या आप उन युवाओं का समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा था। मेरा कहना यह है कि युवाओं का दो विषय हो सकते हैं, एक भावनात्मक विषय हो सकता है, एक विकास विषय हो सकता है। युवाओं को यहाँ का विकास भी चाहिए और अपने साथ जो यहाँ हमारी जो सांस्कृतिक मानदंड है उनकी रक्षा भी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों का सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। और देखिए, लोकतंत्र में तो जनता असली मालिक है। वो लोकतंत्र में हमेशा कोई भी सरकार करती वो है जिसे जनता चाहती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये भू कानून जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जब सदन में इसकी चर्चा हो रही थी 2018 में, नहीं, तो मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, यह अध्यादेश लाया गया था और इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ विधानसभा में, कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस पे विधानसभा में, बिकॉज आपके पास मेजोरिटी है, आपने बिना डिस्कशन के पारित करवा लिया। अच्छा, गरिमा जी इस पे मुझे लगता है टिप्पणी करेंगे। गरिमा जी, नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक मिनट मैं अपनी बात जो अपनी प्रचार ओके, एक मिनट। हाँ, गोयल साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, गरिमा जी उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जो मैंने समाचार पत्रों में इसके बारे में पढ़ा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस समय तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष, हमारी प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश जी थी, उन्होंने कहा था कि ये मैदानी जिलों में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए ये कहना गलत है कि ये बिना चर्चा के पास किया गया, सबको चर्चा का समय दिया गया। लेकिन अगर विपक्ष चर्चा न करना चाहे तो जबरदस्ती उनसे चर्चा नहीं कराई जा सकती। ओके, गरिमा जी आप जवाब दीजिए। आई ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हमने तो जहां भी प्रचार सामग्री अपनी, चाहे उपचुनाव में बांटी हो, चाहे हमने वैसे ही अपनी परिवर्तन यात्रा या दूसरी यात्राओं में बांटी हो, हमने हर जगह इसको कोट किया है और मैंने ड्राफ्ट किया। इसलिए मैं इसको बहुत कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूं कि भू कानून और जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ मेरी सरकार पहले दिन से अपनी अड़ी हुई है। जब से भू कानून आप लाए हैं तब से हम भू कानून का विरोध कर रहे हैं, और जब से आप जिला विकास प्राधिकरण लाए हैं तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप क्योंकि वो स्वर्गीय हो गई तो उनके पीठ पीछे आप कुछ भी बोलते रहो, ये बात ठीक नहीं है। और प्रवर समिति को भी आपने जो लोकायुक्त का मुद्दा सौंपा है वो हमारे खिलाफत करने पर नहीं सौंपा है हुजूर, इस पर भी होमवर्क कर लीजिएगा। आपने खुद ही एक थॉट प्रोसेस ये आता है, जब आप प्रदेश के इतने बड़े विषय पर कोई संशोधन करने जा रहे हैं तो इस पे एक व्यापक विमर्श तो होना चाहिए कि सिर्फ इन्वेस्टर कह देंगे कि साहब आप लैंड रिफॉर्म करिए, आप अध्यादेश लाके कानून पारित करा देंगे, ऐसे तो नहीं चलता। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत सैड स्टेटस है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 57 का प्रचंड बहुमत और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई तो आपने एक तानाशाही रवैया अपना लिया और आपने इतना पुराना हमारा कानून 2002 का एक कानून बना था हमारे वहां, 2002 में 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। 2007 में इस सीमा को 250 वर्ग मीटर शॉर्ट कर दिया गया। और अब आप सोचिए कि 6 अक्टूबर 2018 को सरकार नया अध्यादेश लाई जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 143 क और 154(2) के तहत पहाड़ पर जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया गया। मैं भटजी यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि फिर काहे बात का पृथक राज्य,
अगर हमारे युवा को अपनी जमीन ही नहीं मिल रही, अगर हमारे पास अब भूमि रहेगी नहीं अपने नाम पर, तो फिर हम क्या उस पर अपना अधिकार अब जमाएंगे? विनय हम गोयल जी किस आप बात के जवाब दे उत्तराखंड दीजिए राज्य सर। कहेंगे? विनय जी अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि गरिमा जी ने एक समाचार पत्र में छपा और फेसबुक पर प्रचारित ये लेख पूरी तरह से अच्छी तरह से कंठस्थ किया है और उसी के सारे फैक्ट्स वो उस पर चर्चा कर रही हैं, उनको अधिकार है वो करें। लेकिन मुझे मैंने कुछ लगता तो है किया, मैं कि होमवर्क तो करके आई कम से कम। आप तो बिना होमवर्क के आ गए और सारा ठीक रहा, स्वर्गीय इंद्राणी देश पे फोड़ दिया। एटलीस्ट आई डू माई होमवर्क, गिव दैट मच क्रेडिट, गिव दैट मच क्रेडिट प्लीज। मैंने कंठस्थ किया या मैं लिख के लाई? मैं लिख के लाई हूं, लीजिए। मैं रट्टू तोता हूं, मैं लिख के लाई हूं सारे आंकड़े, क्योंकि ना ये धाराएं किसी को याद हो सकती है, ना ये आपके बदलाव किसी को याद हो सकते हैं। तो मैं एटलीस्ट होमवर्क करके आती हूँ अपनी डिबेट में। गोयल जी, आपके प्रवक्ताओं को भी दीजिए। गोयल जी एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? गरिमा जी जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो गलत है। अगर उन्होंने जो 2 धाराओं का जिक्र किया है वो इंसर्ट की गई है सर। जो 2018 में अमेंडमेंट किया गया, इन 2 धाराओं को इंसर्ट किया गया। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि उसी में जो बात इनको पसंद आती है वो तो कह रही है इस लेख में है, जो वही बात सेम बात इसी लेख में इंदिरा हृदय जी का पक्ष भी इसी लेख में लिखा गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, जिसको कौन सा लेख है, किस अखबार में छपा है? मैंने किसी अखबार से नहीं देखा है। ये कौन सा लेख है और कौन सा अखबार में छपा है? थोड़ा मेरे ज्ञान चक्षु बढ़ा दीजिए, मैं देखूंगी मेरी नेता प्रतिपक्ष क्या विरोध करके गई। अभी आप इसके बाद में आपको भेज दूंगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मैं आपको। आप पढ़ अच्छी लीजिएगा। बात है कि हमारे यहाँ दोनों प्रवक्ताओं के नहीं, नंबर मुझे ताज्जुब इस बात से है, भट्ट जी, मुझे ताज्जुब इस बात से है कि गोयल जी को जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर चैनल में दे रही हूँ उससे आपत्ति है, या मैं होमवर्क करके आई हूँ इससे आपत्ति है? मैंने कंठस्थ किया इससे आपत्ति है, या मैं लिख के लाई हूं इससे आपत्ति है? इफ आई एम सेइंग समथिंग ऑब्जेक्शनेबल, अगर मैं कुछ आपत्तिजनक या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रही हूँ, आप डेफिनेटली मुझे काउंटर कीजिए। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को कोट कर रहे हैं जो स्वर्गवासी हो गया, उसको कोट करके आप कह रहे हैं कि चर्चा हुई थी। गोयल साहब एक चीज मुझे बताइए, आपका भाई आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जब हम इस तरह के लॉज बनाते हैं और वो एक बड़ी आबादी को, लगभग सारी आबादी को इंपैक्ट करते हैं, तो उस पर एक वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर विधानसभा क्या है? विधानसभा हम सबकी प्रतिनिधि सभा है। हम अपना प्रतिनिधि चुन के वहां भेजते हैं, और विधानसभा में जब किसी विषय पे चर्चा हो रही है, और उससे ज्यादा चर्चा क्या होगी? लेकिन सर उत्तराखंड का रिकॉर्ड बहुत खराब है विधानसभा में चर्चा का। मेरे पास वो आस भी हैं कि कितने घंटे आप लोग चर्चा करते हैं, कितने घंटे प्रश्नकाल चलता है, कितने घंटे आम आदमी के जरूरी मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं, कितने घंटे किसी कानून को बनाने में लगाए जाते हैं। उत्तराखंड में तो यह है कि फटाफट कानून पारित करा लिया जाए बिना चर्चा के। सर ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विचारों को सुनकर और फिर एक व्यापक विचार विमर्श के बाद कानून बनाना या उसमें अमेंडमेंट करना होता है। गोयल जी। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, और चूंकि आप सारी इन व्यवस्थाओं से जुड़े रहे, इसलिए आप इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से जानते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने विधानसभाओं की कार्यवाहियों को भी देखा है। आपने देखा है कि 4 दिन का सत्र बुलाया जाए तो 4 दिन सत्र चलाने की स्थिति नहीं होती। लोग सत्र चलाना नहीं चाहता क्योंकि वो चर्चा चाहते नहीं है, और कभी भी सरकार चर्चा से नहीं भागी है। जितने समय मांगा गया है सरकार ने भरपूर समय दिया है, लेकिन अगर विपक्ष उस पर चर्चा न करना चाहे या अपने सुझाव या ये मुझे लगता है ये तो पूरे देश की डिबेट है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता और हम चर्चा करवाना चाहते हैं। विपक्ष कहता है वो चर्चा नहीं करना चाहते, हम भाग लेना चाहते। इस बात को अगर खत्म करते हैं, गरिमा जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अगर आप जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा श्रिंक हुई है, जो कि 2 तरह के चैलेंज है, एक लाइवलीहुड का, एक फूड सिक्योरिटी का। 7.70 लाख हेक्टेयर थी हमारी 2001 में, आज वो 6.91 लाख हेक्टेयर हो गई। तो हमें कम से कम इस बात की चिंता तो होनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर हम और ज्यादा कृषि खेती को बदलाव करते रहे तो हमारी फूड सिक्योरिटी को एक सीरियस थ्रेट होगा। बिल्कुल, देखिए फूड सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि जिस तरह से जिलों की घोषणा हम कर दिया करते हैं, हम घोषणा तो कर देते हैं कि यहाँ जिला बने और वहां नया जिला बने,
लेकिन आज हालात हमारे सामने ये विकट परिस्थिति है। हमने रानीखेत को जिला घोषित करने की बात कही। रानीखेत में आप लैंड बताइए, कहाँ मुख्यालय खोलेंगे आप? तमाम तरह के मुख्यालय आपको जिला बनाने के लिए खोलने पड़ेंगे, बट कहीं उतनी लैंड ही नहीं है कि आप कलेक्ट्रेट ऑफिस बना सकें, आप जो है पुलिस मुख्यालय बना सके, आप दूसरी तरह के डायरेक्टरेट वहां पर खोल सकें। कहने का अर्थ यह है कि लगातार जिस तरह से हम भूमि हमारी सिकुड़ती जा रही है, और मुझे सबसे ज्यादा अगर आघात पहुंचा या दुख हुआ वो इस बात का हुआ कि गैरसैंण जो हमारी प्रस्तावित राजधानी है, चलो अभी तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन हमने वादा किया है कि हम उसको परमानेंट राजधानी घोषित करेंगे जब आएंगे। तो जब गैरसैंण जैसी जगह पर आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया जो हमारी प्रस्तावित राजधानी है, आप कैसे उसको प्लान कर पाओगे? एक राजधानी के लिए पूरी व्यापक प्लानिंग की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी फिक्र मुझे इस बात की है कि जो भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो जल, जंगल, जमीन की, मैं फिर पुनः बात करूंगी कि ये संसाधन हमारे युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जाने चाहिए, ये हमारे लोगों को जाने चाहिए जिसके लिए हमने आंदोलन किया। हमारी महिलाओं ने अपनी अस्मिता लुटा दी, हमारे कितने लोग जान गंवा बैठे। ऐसे में हमें राज्य मिला तो सही, लेकिन अगर ऐसा राज्य मिलेगा जहां लगातार हम संसाधनों को तरसेंगे, जहां हमारा जल तो जा रहा, बाकी प्रदेशों का आपने देखा कि टिहरी डैम हो चाहे दूसरी चीजें हो, हमारा तमाम हमारी वजह से बिजली पानी तो लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पड़ोसी राज्य। अब हमारे पास बचा अपना जंगल, उसमें पूरा फॉरेस्ट का अधिकार है, उसमें कोई भी आप विकास कार्य नहीं करा सकते, कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकते, एनजीटी का डंडा है, दुनिया भर की चीजें हैं। अब वही बात रह जाती है कि हमारे पास कुल बचती है जमीन, और जमीन का आपने हश्र बता दिया कि हम गोयल जी, एक आप क्या समझते हैं कि मान लीजिए आज भी आप देखेंगे 55 से 60% लोग आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, और आने वाले समय में आप कहते हैं साहब हम रिवर्स माइग्रेशन करेंगे, तो साहब वो आएंगे, नेचुरली उनको लैंड चाहिए। और आपको लगता है ये अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी में सोचूं कि हमने अपने कृषि, अपने बागवानी और एलाइड एक्टिविटीज पे ध्यान बहुत कम दिया। हम ध्यान देते गए इन्वेस्टमेंट पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे, बड़ी बड़ी कंपनीज पे, और हमने खेती को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इसके कारण हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी श्रिंक हो गई और लोगों ने खेती करना भी बहुत कम कर दिया। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद आपका ये कहना सही नहीं है। हमने सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया है, और जिस प्रकार से योजनाएं बनाई गई हैं वो सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख के बनाई गई है। चाहे वो चीड़ से संबंधित योजनाएं बनाई गई, चाहे वो सोलर से संबंधित योजना बनाई गई, चाहे वो कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से संबंधित योजनाएं बनाई गई। वो सारे विषयों को ध्यान में रखकर गहन चर्चा करके वो सारी योजनाएं बनाई गई हैं। मैं और गोयल जी आपको एक उदाहरण देता हूं सर। 2003 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया सर, बहुत क्रेडिबल एजेंसी है भारत की। उसने हमारे किसान की मासिक आय और हिमाचल प्रदेश की मासिक आय की गणना की। 2003 में उत्तराखंड के किसान की मासिक आय हिमाचल प्रदेश के किसान की मासिक आय से ज्यादा थी, लेकिन 10 साल के बाद सर वो 9,000 10,000 में पहुंच गए, और हम 4,000 से सिर्फ 5,000 पहुंच गए। तो आप जो ये कह रहे हैं हमने बहुत ध्यान दिया कृषि में, बागवानी में, तो फिर ये आंकड़ा क्यों सर? नहीं, देखिए, कृषि में मैं आपको बता रहा हूं ना कि कृषि में निश्चित रूप से सेब की बागवानी में निश्चित रूप से हिमाचल ने पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और वहां वो चीज हम लोग लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखिए, मैंने स्वयं आपके भी कई वीडियो देखे हैं जिसमें आपने दिखाया कितने अच्छे सेब की खेती हो रही है, कहां से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अगर केवल हम ये चाहें कि हर व्यक्ति को केवल नौकरी के द्वारा उसका भरण पोषण हो जाए, और कृषि कितना लोग करना चाहते हैं ये आपसे छुपा नहीं है। कृषि अगर आज स्थिति ये हो गई है कि यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है गरिमा जी, क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब आपको गोयल साहब ऐसा कोई बिजनेस करना चाहेंगे आप जिसमें नुकसान होगा लगातार, आपको ईयर टू ईयर आपको नुकसान होगा? बिल्कुल रमेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं क्योंकि जोत हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत छोटी है, और इसलिए सरकार ने चकबंदी कराने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बात अभी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है। तो हर विषय में सरकार जहां जहां भी प्रयास हो सकते हैं, जो कुछ करके गरिमा सुधारी जा सकती है। आप गरिमा जी को बोलने दीजिए, वो आपको सुन रही है। गरिमा जी जी, मैं सुन भी रही थी और देख भी रही थी कि किस तरह से विनय गोयल जी एडमेंट होके और रिजिड होके, अगर आपकी सरकार ने कोई गलती की है तो उसको स्वीकार करने में कोई छोटापन नहीं हो जाता।
ये जो भूमि अध्यादेश आप लाए हैं, नया अध्यादेश, ये किसी कीमत पर उत्तराखंड वासियों को नामंजूर है। इसके लिए आप कितनी भी तरफदारी करें, कोई भी जो सच्चा उत्तराखंड वासी होगा वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं होगा कि हम बाहरी लोगों को किसी भी हद तक अपनी जमीन दे दें। आपने उस पर से जो कैप था वो ही हटा दिया। आपने कोई लिमिट तो रखी होती, चलिए 500 से 250 कर दिया 2007 में, आप 250 से उसको 2000 कर देते, 1500 कर देते, लेकिन आप कोई कैप तो रखते। लेकिन आपने तो एकदम एक तरह की अंधेर गर्दी कहते हैं वो, सीमा ही खत्म कर दी। और आप देखिए कि सेब की बागवानी या दूसरी बागवानी की बात आपने बिल्कुल सही कही भट्ट जी, कि उनको पता है हिमाचल वालों को कि पहाड़ों में उद्योग नहीं चढ़ा करते, फिजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। बड़े उद्योग नहीं चढ़ेंगे तो कुटीर उद्योग चढ़ेंगे या बहुत ही एमएसएमई जिनको कहा जाता है वो चढ़ेंगे। लेकिन बागवानी ऐसा सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, इसको अगर हम प्रमोट करते, उस दिशा में अगर हम जाते, हमारी सरकार ने कोशिश भी की, उत्तराखंडियत की बात हमने करी, हमने मडुआ झिंगोरा की बात करी, हमने काफी ऐसी चीजों में प्रोत्साहन राशि दी जिसमें हमको लगा कि उत्तराखंडियत को आगे बढ़ावा मिल सकता है। अब यहाँ सरकार का उल्टा देखिए ना, आपकी किस तरह से सरकार उल्टी चल रही है कि सेब होते हैं चौबटिया गार्डन में, उसका निदेशालय आप शिफ्ट कर रहे हैं देहरादून में। कोई तुक बनता है क्या? क्या प्रमोट कर पाएंगे आप इस तरह से निदेशालय को अगर शिफ्ट कर देंगे? एंड व्हाट इज द रीजन? चौबटिया में सेब हो रहा है, आप उसके रिसर्च यहाँ करवाएंगे, यहाँ डायरेक्टरेट शिफ्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विजनलेस सरकार है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। और प्रचंड बहुमत है, उसके बावजूद अगर गोयल जी इस चैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि हम चकबंदी करना तो चाह रहे थे, वो सिरे पर नहीं चढ़ पाई, तो कितना हताश और निराश ये सरकार लगती है, हैंडीकैप ये सरकार लगती है कि जनता ने कहीं। आप जानते हैं गोयल साहब, आपको ऐतिहासिक मैंडेट मिला हुआ है, और जब आप अध्यादेश ला सकते हैं और बड़े रिफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक्सक्यूज कहना कि साहब क्योंकि जनता नहीं मान रही है इसलिए हम चकबंदी को हम जो है वॉलंटरी करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत सही बात नहीं होगी सर। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप के डिबेट के प्रारंभ में ही कहा कि जन भावनाओं का हर विषय में ख्याल रखा जाता है, आगे भी रखते रहेंगे। और अभी गरिमा मेहरा दसौनी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि साहब सेब की खेती को लेके कि पहाड़ों में सेब की खेती होती है और बागवानी होती है, और आप देहरादून में इसका वो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, बनाने में शिफ्ट कर रहे हैं, चकुटिया से शिफ्ट कर रहे हैं। चौबटिया गार्डन बहुत फेमस है, रानीखेत के पास है चौबटिया गार्डन, तो इस हिसाब से उद्यान है, वहां से आप डायरेक्टरेट शिफ्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फॉरेस्ट तो देहरादून से बाहर है सब। तो मुझे लगता है कि ये मतलब हर चीज को जिस प्रकार से शंका भ्रम पैदा करना, वाद विवाद का विषय बनाना, कोई भी काम गोयल जी प्लीज अपना मजाक मत उड़वाइए, गोयल जी अपना मजाक मत उड़वाइए, ये बातें करके अपना मजाक मत उड़वाइए। आपको पता है एफआरआई क्या है? डू यू नो एफआरआई क्या है? और डू यू नो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप दो चीजों को जो कि समतुल्य है ही नहीं, आप उनकी तुलना कर रहे हैं। आप दो ऐसी चीजों की तुलना कर रहे हैं जिनका कंपैरिजन ही नहीं है। कोई भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जो बात मुझे बताइए, आप एफआरआई की बात कर रहे हैं। एफआरआई इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। What are you talking? एफआरआई में जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फिर फॉरेस्ट में काम करने के लिए भेजा जाता है। आप यहाँ निदेशालय का कर रहे हैं, उससे रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो आप मुझे बताइए, तो वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ रिसर्च कराई जाती है। इस बहस पे नहीं पढ़ते। एक मिनट गरिमा जी, इस बहस पे नहीं पढ़ते कि सेक्रेटेरिएट मतलब देहरादून तक सेब आएगा ना, तब तक सड़ जाएगा जब तक रिसर्च होगी उसकी। ओके, एक बात जो और इम्पोर्टेंट है, गरिमा जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज ही सतपाल महाराज का एक बहुत ही बयान आया कि वो थाईलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर फुट मसाज करवाना चाहते हैं और उसको स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। गरिमा जी, आपको लगता है 20 साल हो गए हैं, एक सीरियस डिस्कशन हमें जरूर करना चाहिए कि उत्तराखंड को कौन सा इकोनॉमिक मॉडल सूट करता है? आपको यकीन नहीं होगा, तीर्थाटन मंत्री जी को हल्की फुल्की भाषा में, चाहे वो मीडिया जगत हो चाहे विपक्ष हो, वो फॉरेन मिनिस्टर कहता है। इसलिए फॉरेन मिनिस्टर कहता है क्योंकि सतपाल महाराज जी के किसी भी बयान में वैंकूवर ना हो, मैनहट्टन ना हो, स्विट्जरलैंड ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। वो उससे नीचे बात ही नहीं करते।
अरे बगल के राज्यों से तुलना कर लो पहले अपनी, हिमाचल से कर लो, आप बाकी राज्यों से अपनी तुलना कर लो जिनके मुकाबले में हम कमतर बट साबित गरिमा हो जी रहे उनका, हैं। अगर वो हम कहेंगे क्यों? मेरा एक्सपोजर है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों का एक मजाक जैसा लगता है जब आप उत्तराखंड वासियों से ये कहते हैं कि सीधे फ्लाइट जो है वो हरिद्वार उतरेगी वैंकूवर से, सीधे फ्लाइट जो उतरेगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा बनाऊंगा कि मैनहट्टन से सीधे यहाँ हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने लोग आएंगे, तो लोगों को लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या। अब आप फुट मसाज की बात कर रहे हैं, यहाँ आदमी को खाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी रोजी रोटी पे संकट है, वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। यहाँ का बेरोजगार आप देखिए ना, कितना बेहाल हो रहा है यहाँ का बेरोजगार, और आप उसको फुट मसाज की बात कर रहे हैं, वो भी स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसी फुट मसाजों की बात अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ के नागरिकों का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आपका एक्सपोजर हो सकता है, आप बड़े आदमी हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, राजा महाराजा हैं, लेकिन फिर आपको लेवल देखना चाहिए कि आप बात किनसे कर रहे हैं, उनके स्तर की बात करनी चाहिए। आप सी प्लेन उतारने की बात कर रहे थे एक जमाने में टिहरी झील में, हम सी प्लेन उतारने की बात करते हैं, हमसे यहाँ नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही, 3 बार स्थगित हो गई नर्सिंग की परीक्षाएं। तो हम सिटी बस नहीं चला पा रहे, हमारी सिटी बस देखिए कितने घाटे में जा रही। गोयल साहब इज द राइट पर्सन कि इस पे वो जवाब दे सके। सर ये फुट मसाज का इकोनॉमिक मॉडल महाराज जी का है, आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के बारे में सोचना चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कई 100 मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, और हम क्यों दूसरे देशों के मॉडल्स को अपने प्रदेश में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, और खासकर ऐसे प्रदेश में जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं? गोयल साहब। नहीं, मैंने नहीं देखा ये बयान वैसे उनका, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी बात कही है तो उसके पीछे उनका वाइडर पर्सपेक्टिव क्या रहा उसके बारे में जब तक चर्चा ना हो तो उसके बारे में कमेंट करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। नहीं सर, इसमें वाइडर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? इसमें वाइडर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? यहां लाइवलीहुड पे चर्चा चल रही है, आप कह रहे हैं साहब हम वहां से जो वहां के मॉडल हैं वो यहां पर इंप्लीकेट करेंगे। ये तो किसी के समझ में नहीं आएगा। उत्तराखंड को अपना मॉडल चाहिए। नहीं, वही तो समझने की जरूरत है ना, उन्होंने किस भावना से कहा। जब तक वो डिटेल में उस बात को ना बता दे तो उसके ऊपर हम चर्चा करके मुझे लगता है कि सारे प्रवक्ताओं को उनसे उनका वाइडर एस्पेक्ट जरूर जान लेना चाहिए कि उन्होंने किस वाइडर एस्पेक्ट में कहा। मैं जरूरी आपको कह रहा हूं सर, बिकॉज मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा था, जितने भी युवा हैं सर, लोकतंत्र में जनता जनार्दन की चलती है, जितने भी युवा हैं, जितनों ने भी ट्वीट किए हैं, उन्होंने भारी नाराजगी जताई है सर, क्योंकि आज भी हम अपने कल्चर से एसोसिएट हैं, आज भी हम देवभूमि के कणसंग से एसोसिएट हैं, और हम ऐसे कोई मॉडल की बात ना करें जिन मॉडलों को बड़े खराब नजरिए से देखा जाता है। रमेश जी, मैं बहुत माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हम एक तरफ हमारे दोहरे चरित्र हैं, एक प्रकार से दोहरे, कि आज हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, अपने सभ्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी कोई व्यक्ति कि अपने पहनावे, इस कल्चर के कारण से किसी पहनावे की बात कर देता है तो उसका भी खूब मखौल बनाया जाता है और उसकी भी खूब धज्जियां उड़ाई जाती है उस बयान की भी। तो मुझे लगता है कि सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी बात कहने की। तो वो बयान सही था कहने के लिए नहीं, फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं सही गलत क्या था। उन्होंने जो भी बात अगर कही तो अगर हमने सभ्यता के कारण से किसी अपने उसके कारण से कहीं कोई बात आई, और अभी गरिमा जी कह रही थी कि सी प्लेन को उतारने की बात की, मजाक उड़ा रही थी। मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं कि सी प्लेन उतरेगा टिहरी झील में, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। नहीं, इसमें मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। अगर एक टाइम फ्रेम आप बता दें कि 2022 से पहले उतर जाएगा या 2022 से ज्यादा जनता को इंतजार करना पड़ेगा, एक टाइमलाइन सेट हो जाए, मुझे लगता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं उनको भी इंतजार होगा, उन्हें भी जिज्ञासा होगी कब सी प्लेन आएगा, कब वो लोग बैठेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, अगर गरिमा जी को आपने सी प्लेन में बैठा दिया, वो आप लोगों की खूब तारीफ करेंगी उस दिन। नहीं, ये तो तारीफ करना तो सिखाया ही नहीं इनके पार्टी ने इन्हें। पार्टी ने सिर्फ आलोचना करना सिखाया है और हम इनकी द्वारा की गई आलोचना का स्वागत करते हैं। हमें इनका अधिकार है आलोचना करना। ओके, गरिमा जी आप जवाब दीजिए। बट आप इंतजार कर रही है सी प्लेन में बैठने का, मुझे लग रहा है।
नहीं, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि देखिए उससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मेरे प्रदेश के युवाओं को जिससे रोजगार मिले, पर्यटन बढ़ेगा तो डेफिनेटली होटल इंडस्ट्री है, पर्यटन व्यवसाय है, परिवहन व्यवसाय है, सबको एक बूस्टअप मिलता है। तो उस सी प्लेन को देखने के लिए ही सही, जैसे डैम को देखने के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो अब सी प्लेन को देखने के लिए भी आएंगे। तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरे प्रदेश का पर्यटन बूस्टअप हो, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं। केवल जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। 4.5 साल से हम वही देख रहे हैं। मैं यहाँ पर भट्ट जी सतपाल महाराज के बयान पे बात करना चाह रही थी कि देखिए, एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। हमारी जो भौगोलिक विषमताएं हैं उसको सोचकर, उसको समझकर, उसकी टोपोग्राफी को समझकर और हमारी जो सभ्यता, जो कल्चर है उसको समझकर ही आपको बयान देना चाहिए। बार बार ये नहीं हो सकता कि आप फुट इन द माउथ करेंगे और हम आपको माफ करते चले जाएंगे। क्या हमारे प्रदेश का युवा खानसामा बनने के लिए बना है? क्या हमारे प्रदेश का युवा लोगों के पैरों की मसाज करने के लिए बना है? कम से कम कुछ तो आप सोच लेते। आप राहत कुछ दे नहीं पा रहे हैं, जख्मों पर आप मलहम तो लगा नहीं पा रहे हैं, इस तरह से नमक तो ना छिड़किए। आप कभी कहते हैं कि बावर्ची गिरी सिखाएंगे आप हमारे युवाओं को ताकि वो बाहर बड़े बड़े होटलों में खाना बनाएं, कभी आप कहते हैं कि आप फुट मसाजर बनाएंगे उनको। तो ये बहुत डेरोगेटरी है और बहुत डिमीनिंग है, बहुत बिलिटल करने वाला है। और मैं सतपाल महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, कुछ देना है तो दो हमारे युवाओं को, पर इस तरह से बीच बाजार में जलील करने के लिए हमारे युवा नहीं है। नहीं तो वो समय का इंतजार करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। भू कानून को लेकर जो आपने ये पहल की है भट्ट जी, उसके लिए आपको बधाई दूंगी। और भू कानून के लिए जो आपने बात कही कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हम देवभूमि, तपोभूमि, चार धाम की भूमि के लोग हैं, हमारा जो सम्मान है बाहर देश में चाहे दूसरे प्रदेशों में, एक बार बस कहने भर की देर होती है हम उत्तराखंड से आए हैं तो आदमी समझ जाता है कि ये भोला भाला सीधा साधा होगा, आदमी समझ जाता है कि ये चरित्रवान होगा क्योंकि ये चार धाम की भूमि से आया है। इसलिए हमको अपनी वो पहचान नहीं खोनी, भू कानून से जुड़ी हुई वो पहचान है कि बाहरी प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं चीजों को बढ़ावा मिलेगा। हम कहीं ना कहीं उन सारी बातों को बढ़ावा देंगे। चोरी, डकैती, बलात्कारी, दूसरी 10 तरह की चीजों से हमें जूझना पड़ेगा। आज हम क्राइम रेट में भी बहुत कम है बाकी प्रदेशों से, वो भी हमें झेलना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पिछले साल नागालैंड था, इस बार उत्तराखंड है। तो ये हमारी और इसीलिए हमारा टूरिज्म इतना ज्यादा फल फूल रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी हमारे बहुत अच्छी है। बट गोयल साहब, मैं उस बयान को भी आप लोगों से मैंने लाइटर नोट में पूछा था कि आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर आप इस पे चर्चा करिए, अपनी पार्टी में चर्चा करिएगा। बट सर लास्ट, बिकॉज 5 मिनट मेरे पास हैं, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात युवा कर रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड को बचाने की बात युवा कर रहा है, जो चकबंदी की बात युवा कर रहा है, जो वो एक हॉर्टिकल्चर का पूरा एक नया सिस्टम शुरू करने की बात कर रहा है, आपकी पार्टी का विचार इस पे क्या है? देखिए, किसी भी पार्टी का विचार जन भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। जन भावना के अनुरूप सभी सरकारें काम करती हैं और उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा काम करती रही है और इसीलिए जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। और मुझे लगता है कि मेरी कही हुई बात का गरिमा जी पे कुछ असर हुआ। उन्होंने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की ही चाहे गलती से ही सही तारीफ की, उसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद। बट ये तो उत्तराखंड हिस्टोरिकली बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा है। नहीं, ये आपकी सरकार की तारीफ नहीं थी, पुलिस प्रशासन की तारीफ थी। हमारी सरकार के समय पर भी क्राइम रेट बहुत कम था। आई वॉज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग आवर पुलिस प्रशासन। और धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये वही सतपाल गरिमा जी, हम आपकी वॉइस तक 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के चलते सतपाल महाराज जो सतपुली है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का अपना गांव है, वहां एक ईंट नहीं लगा पाए। एक डेस्टिनेशन सतपुली भी था। ओके, गोयल साहब और गरिमा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए और हम इस तरह के विषय जो राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है और खासकर युवाओं ने उठाए, ये बहुत खुशी की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए कि इस बार युवाओं ने एक मुहिम शुरू की है और मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस पे जरूर विचार विमर्श करें क्योंकि पहली बार उत्तराखंड का युवा एकजुट हुआ है और किसी ऐसे मामले में एकजुट हुआ है जो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। देवभूमि डायलॉग पे इस तरह के विषयों पर चर्चा जारी रही।